देखिए, कुछ लोगों को मैंने आपके बैच से शिफ्ट किया है। मेरा एक टाइम अभी खाली है 10 बजे से। तो थोड़े दिक्कत क्या हो रही है कि 15 से 20 लोग रहते हैं तो थोड़ा आसानी रहती। 25 तक मैं रखने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे ही अगर 50 रखते हैं तो आप लोग वैसे ही 25 से 30 आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, 15 से 16 लोग तो टाइम पर आते हैं। बाकी के 10 या 15 ज्वाइनिंग इस तरह से होते हैं कि 15 मिनट एक्स्ट्रा निकल जाता है ज्वाइनिंग करते करते। और कितना ही आप लोग रिलेटेबल होते होंगे, मुझे ये नहीं समझ आता है। जब आपका जो टाइम दिया गया है, मैं हर बैच में इस बात से परेशान रहता हूँ। सुबह का बैच हो तो बहुत ज़्यादा, जो 8 बजे रहता है उसमें तो बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम रहती है। कुछ लोग 8:30 बजे आ रहे हैं। अब है क्या, मैं कभी डिनाई नहीं करता हूँ, ऐसा नहीं एंट्री नहीं दूंगा। इस वजह का आप लोग बड़ा फ़ायदा उठाते हैं। आप लोगों का ही प्रॉब्लम है, मेरा नहीं है। इस बात को समझिए। चलिए बात करते हैं। बेसिकली हम लोग प्राइस ही देखेंगे। और अगर समय रहा तो आज से देखिए, जब तक आपके ट्रेडिंग सेशंस हैं, जो भी ट्रेडिंग डेज हैं वीकली, अगर आपको प्राइस सीखने को मिल रहा है बेहतर। एक सेकंड रुकिए, वेट कीजिए ज़रा। एक सेकंड वेट कीजिए, मैं आता हूँ। सभी लोग अपने मिक ऑफ रखिए। ठीक है क्या, मैं थोड़ा अपने घर भी आया हुआ हूँ इस समय। चलिए देखते हैं। आपके जितने भी ट्रेडिंग सेशंस जा रहे हैं, आज का है, इससे पहले जो रहते हैं, तो कोशिश मैं ये करूँगा कि डेरिवेटिव की जो भी आपकी क्लासेस हैं वो मैं वीकेंड पे रखूँ, या फिर बीच में अगर आपको समय मिलता है। जैसे कल का बाजार था, तो कल अगर आपका क्लास होता, बेसिकली आपके समय पे एक प्रीवियस बैच लगा हुआ था, इस वजह से आपका क्लास नहीं होगा। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जब आपको प्राइजेक्शन सिखाने की ज़रूरत नहीं है, नीड नहीं है कि आज कुछ बाज़ार में ऐसा हुआ ही ना हो जो आपको बताने लायक हो, तो मैं फिर डेरिवेटिव की तरफ जाऊँ। अगर आज के लाइव मार्केट में बहुत कुछ सीखने लायक है, तो कुछ कोशिश कीजिए कि उससे कुछ सीखा जाए। ठीक है, अब चलते हैं आगे, देखते हैं। बैंक निफ्टी को देखेंगे और उसके बाद थोड़ा और। चाहता तो मैं हूं कि आपको दो प्राइस दिखाए जाएं, 2 या 3 चार्ट्स। जैसे कि एक जील का हुआ, आईडीएफसी फर्स्ट हुआ, और जहां तक पीएनबी भी उसी अप्रोच पे था, और आईडीएफसी फर्स्ट का बड़ा प्यारा चार्ट है। लेकिन शुरुआत करेंगे एनालिसिस से कि बैंक निफ्टी को पहले देख लेते हैं आगे क्या क्या होने की संभावना है। देखिए, सबसे पहले हम लोग जाएंगे आवरली चार्ट पर। जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं, इंट्राडे ट्रेडर के लिए महत्वपूर्ण क्या है, आवरली चार्ट। क्या हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, एक ये जोन,
जो एक सपोर्ट जोन है, किस वजह से है? ये ब्रेकआउट हुए थे, ब्रेकआउट के बाद एक डोजी कैंडल और डोजी कैंडल के बाद ये हाई ब्रेक हुए थे, रिटेस्ट हुआ था और रिटेस्ट के बाद प्राइस दोबारा से अपसाइड मूव किया था। यही पैटर्न है। अप साइड एक हाई बनाने के बाद प्राइस दोबारा डाउन साइड आया, सेलिंग ने अच्छा खासा प्रेशर दिखा, फिर दिखा कि प्राइस अब ट्रेंड हो सकता है क्योंकि सेलर्स को ट्रैप किया गया। बिल्कुल आसानी से जो जो अभी तक समझा है सारी चीज़ों को डिस्कस करते हुए फिर आगे कुछ सोचेंगे क्या होने की संभावना है। फिर अप साइड ब्रेकआउट हुआ और वो बेसिक लेवल क्या रहा ब्रेकआउट का? वो लेवल रहा 45,520 से 540-50 का एक रेंज रहा। 45,520 से 45,550 का एक रेंज रहा जो ब्रेकआउट की तरह इंट्राडे में तो दिखा, मगर उसके बाद वो हाई ब्रेक नहीं हुए और हाई ब्रेक होने से पहले ट्रैप कर गया। ठीक है, जब ट्रैपिंग हुई तो रिटेस्ट के बाद प्राइस कल के लिए नीचे आ रहा था। कल से जो जो हम लोगों ने ट्रेड किए हैं उनको समझेंगे, जो भी आपने ट्रेड लिए हैं अभी तक, और फिर आगे क्या होने की संभावना रखते हैं वो समझेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने लगभग क्लियर कर दी प्रीवियस जो हम जैसे हम लोगों ने अभी तक भाव को देखा है। कल एक फर्स्ट ट्रेड आप लोगों के पास गया, वो क्या रहा? सबसे पहले तो देखिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं भाव में, और भाव ही नहीं ट्रेड को समझना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कल का दिन भी अगर आप छोड़ देना तो आप कुछ लोग एनालाइज नहीं करते हैं, जो भी आप ट्रेड कर रहे हैं उसको एनालाइज नहीं कर रहे हैं। क्या नहीं एनालाइज कर रहे हैं? एक चीज़ बताइए, बहुत छोटी सी चीज़ है, महीन चीज़ है, लेकिन बहुत सीखने लायक है। अगर आप लोग अपने रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो नहीं कर रहे हैं, एक बात बताइए, जिस दिन मैंने यहाँ कहीं आपको 41,300 का पुट सेल कराया और 41,300 के पुट में उस समय जो मैंने प्रीमियम शॉर्ट किया था कुछ क्वांटिटी 340 के आसपास और कुछ क्वांटिटी 360 के आसपास, इस तरह से एवरेज किया गया था, तो 350 के आसपास वो पूरा एवरेज आ रहा था। वहाँ पर मैंने आपको स्टॉप लॉस दिया था 490, 490, अगर पहुँचता है तो निकल जाएंगे, लेकिन नेक्स्ट डे वो ट्रेड कहाँ पर ओपन हुआ? 120 टू 130, 140 के आसपास वो प्रॉफिट बुकिंग हुआ। तो अब एक बात आप नोटिस कर रहे हैं, मैंने आपको एसएल कितना दिया है? बेसिकली 130, 130 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपके पास है एक ट्रेड का, एक पोजीशन का। और जब मैं उसके प्रॉफिट्स बुक कर रहा हूं, जब मैं उसका प्रॉफिट बुक कर रहा हूं, तब मैंने क्या किया है बताइए? तब मैंने एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट बुक किया है, 200 पॉइंट से भी ऊपर का एक बहुत बेहतरीन प्रॉफिट बुक किया। क्यों? मेरे रिस्क रिवॉर्ड में था। अगर मैं 130 पॉइंट का रिस्क लेने को तैयार हूं, अगर मैं उसके बदले कम से कम कमाऊंगा तो 1:1 कि 130 देने को तैयार हूं तो 130 तो लेके जाया जाए कम से कम बाजार से। अगर मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवरेबल है तो ही मैं ट्रेड करता हूं। जैसे आज का एक ट्रेड आपने नोटिस किया, सिर्फ 15 रुपए का प्रीमियम, जबकि मैंने सुबह खुद कह रखा था कि सी साइड सेल करने से पहले सोचिएगा, सी के कोई भी कॉल ऑप्शन सेल करने से पहले सोचिएगा जब तक रिस्क को डिफाइन ना कर ले। मैंने आपको बहुत छोटा सा सिर्फ समझाने के लिए, और मैंने बहुत एक्स्ट्रा ट्रेड कराया इस हफ्ते आपको। क्यों? मैंने आपको वीकली आपके बैच में क्लास किया था पुट सेलिंग का, कि डाउन साइड से जब पुट सेल करते हैं तो उसका हैज कैसे बनता है, लॉन्ग करते हैं तो उसका हैज कैसे बनता है, अप साइड से कॉल सेल करते हैं तो उसका हैज कैसे बनता है, और टारगेट कैसे रखे जाते हैं। वहाँ लाइव मार्केट में जो सीखने लायक पूरे हफ्ते में आपकी चीज़ रही वो रहा रिस्क रिवॉर्ड। कल जब मैंने आपको फर्स्ट ट्रेड दिया, अब मुझे उतना याद नहीं है क्योंकि जो ट्रेड्स प्रीमियम मुझे लगभग याद नहीं है उसका, जो इस कैंडल पर दिया गया। समझिएगा आप ट्रेड्स को, आगे चल के बहुत धीरे से आगे बढ़ूंगा मैं। हुआ क्या, यहाँ तक का तो प्राइस आपने देख रखा है इस कैंडल का, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ? बेसिकली ये एक सपोर्ट जोन था, किस जोन का? इसी जोन का तो था। ये कंसोलिडेशन, ब्रेकडाउन, फिर प्राइस वहीं आके कंसोलिडेट कर रहा था, तो ये एक जोन था, सपोर्ट जोन की तरह काम कर रहा था। नेक्स्ट डे ब्रेकआउट हुआ, उसका ट्रैपिंग हुआ। ट्रैपिंग के बाद जब नेक्स्ट कैंडल नेक्स्ट डे ओपन हुआ, हाँ जी विजय, कल का फर्स्ट ट्रेड जिसमें आप लोगों ने कुछ लॉस बुक किया होगा, कॉल ऑप्शन सेल किया गया था कुछ, नहीं पुट में तो, हाँ पुट ऑप्शन सेल किया गया था, बिल्कुल ठीक है, पुट ऑप्शन सेल किया गया था। जो कॉल आपने सेल किया है वो तो आज प्रॉफिट बुक हुई, ठीक है।
यहाँ पे आपने वो लगभग मुझे लगता है 750 800, कुछ लोगों ने 850 इस तरह से लॉस बुक किए थे। किस किस वजह से किए थे? देखिए, जब हम लोग एक रेंज को ट्रेड कर रहे हैं, रेंज को कैसे ट्रेड कर रहे हैं बताइए? प्राइस ने एक हाई बनाया है, प्रीवियस हाई को ब्रेक किया था और नीचे भी एक लो बना के दोबारा से बैक किया है, प्राइस रिवर्स किया है। तो बेसिकली हम लोग हैं कौन से जोन में? प्राइस के हाई और लो बनाए गए जोन में ही तो ट्रेड कर रहे हैं यहाँ पर। तो हम लोगों का एक सिंपल थ्योरी होता है, जब एक बाजार हाई और लो दोनों ही प्लॉट कर दे चार्ट पे, तो हम लोग सिर्फ बीच के सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ट्रेड करके ही पैसा बनाने की कोशिश करते हैं। जो मिडिल में जो भी सपोर्ट रेजिस्टेंस पड़ रहे हैं उनको ही ट्रेडेबल समझते हैं। यहाँ पे क्या है? ये प्राइस है, देखिए ये प्राइस सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, ये पूरा प्राइस सपोर्ट की तरह काम करेगा। इस कंडीशन में एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है, कल की पहली आवरली कैंडल का। और देखिए, मैंने कहा आपने बहुत एक्स्ट्रा ट्रेड किए हैं, मैंने हर अपॉर्चुनिटी को कैच कराने की कोशिश की, फिर भी आप मंडे टू फ्राइडे पीएनएल को कैलकुलेट करेंगे तो आप प्रॉफिटेबल निकल के आएंगे। कारण क्या है? मात्र दो। जब आपने लॉसेस बुक किए तो बहुत छोटे, जैसे कल का पहला लॉस पुट में आपने बुक किया होगा 7 750 800 रुपये। जब आपने आज के कॉल ऑप्शन जो मैंने उसके बाद सेल कराया, जब उसमें आपका प्रॉफिट बुक हुआ है, वो कल के लॉस से बड़ा प्रॉफिट बुक हुआ है। प्रीवियस ट्रेड का आपका जो प्रॉफिट बुक हुए होंगे वो बड़े बुक हुए हैं। आज मैंने आपको सिर्फ मात्र 15 रुपए का प्रीमियम सेल कराया। इतना ज़्यादा फ्लक्चुएशन रहता है बाजार में एक्सपायरी को, वो भी 12 बजे के बाद। लेकिन मैंने आपको एक स्टॉप लॉस लिख के दिया कि अगर आप 15 कमाने का सोच रहे हैं तो 15 से ज़्यादा बाजार को कभी देने का मत सोचिए। तो 30 रुपये आपका सिंपल सा ऐसा है, कभी भी देखे प्राइस निकल जाएगी। उस प्राइस ने 5 का लो बनाया, फिर आपने छोटा मोटा जो भी 4-5 रुपये मिला हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। पैसा कितना मिलता है वो मैटर नहीं रखता है, आपका माइंड सेट क्या है। और सेलिंग का एक बहुत सिंपल थ्योरी है। देखिए, जब मैं इंट्राडे में एज अ ऑप्शन बायर, मैं सिंपली अभी ऑप्शन बाइंग में ही काम करता हूँ, आपको सेलिंग कराता हूँ। कुछ मैं बहुत बड़ी क्वांटिटी लेने की कोशिश करता हूँ। जब ये ब्रेक हो रहा था, यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा था, तो मैंने कुछ पोजिशनल कॉल पुट ऐड किए थे यहाँ पे सेलिंग के लिए। हाई ब्रेक होता तो क्वांटिटी और ऐड करता, लेकिन वो रह गई। और वो आईटीएम सेल करता हूँ। वो भी मैंने कहा कि आईटीएम आप सेल करते हैं किस तरह, जैसे आप ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं। अगर ये, मैं आपको एक टारगेट बताऊं जो मैंने सोच रखा है कि अगर ये ब्रेकआउट होते हैं तो पहला टारगेट 41,100 के आसपास है और दूसरा 42,100 के आसपास है, और नेक्स्ट टारगेट जो बैठ रहा है वो 42,800 के आसपास का है, 800-850 के जोन के आसपास। तो जो भी मेरे टारगेट है मैं उस स्ट्राइक प्राइस का पुट सेल करता हूँ, पोजिशनल भी, क्योंकि मुझे इंट्रिंसिक वैल्यू चाहिए। अगर मैं सेलिंग करके बैठा हूं, सेलिंग में मुझे सिर्फ एक ही प्रॉफिट चाहिए। अभी विजय जी उस पर बात करूंगा मैं, ठीक है। वो 32,300 हो गया, वो 350 का प्रीमियम था। देखिए, वो नहीं, रिस्क रिवॉर्ड में आपके ट्रेड रहना चाहिए। अगर आप 130 रुपए का उसमें पोजीशन में लॉस सोच रहे थे तो उसमें एक अच्छा खासा प्रॉफिट कल ही निकल आया। ये पहला ट्रेड जब आपने किया तो सिंपल थ्योरी क्या थी? प्राइस लौट के आया है और सपोर्ट पे बायर का रिजेक्शन मिल रहा है। सिंपल थ्योरी, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं किया मैंने, और ना ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होने दिया। उसके पहले ही आपको ट्रेड में क्या किया, नीचे से जो भी ऑप्शन मिला मैंने आपको सेल कराया। सबसे पहली बात, पुट सेल कराया। अब इस कंडीशन में मेरे पास दो कंडीशन थी। देखिए माइंड सेट कैसे रहता है, अब चार्ट को मैं क्लीन करता हूँ। जब ये कैंडल प्लॉट हुआ ना, तो दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर रहती हैं, समझिएगा ज़रा। ये एक रिजेक्शन कैंडल है। अगर यही कैंडल प्राइस यहाँ पे आता, जैसे ये कैंडल का प्लॉट हुआ है, इसी तरह से 2-3 कैंडल यहाँ फॉर्मेशन होती, फिर ऊपर जाता, तो मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था प्राइस में। फिर ऊपर जाता, मैं इंटरेस्टेड नहीं था। कब तक? जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होते। 520-550 के ऊपर आवरली क्लोजिंग, फिर उसके हाई ब्रेक होते तो मैं इंटरेस्टेड था। उसके पहले मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। लेकिन इस कैंडल में ऐसा क्या है जो मैं इंटरेस्टेड हूँ? क्योंकि मुझे पता है अब बाजार अप साइड या डाउन साइड किधर भी ट्रेड करेगा तो मुझे एक तरफ बड़ा पैसा देकर जाएगा। मतलब मेरे रिस्क रिवॉर्ड में ट्रेड आ रही है। कैसे? अब थ्योरी को समझिएगा, क्या समझाना चाहता हूं वहां तक पहुंचने की। देखिए, प्राइस सिंपल ही है, बायर और सेलर ही हैं बाजार में। कुछ खरीदार हैं, कुछ बिकवाल हैं, कुछ बड़े खरीदार हैं, कुछ बड़े बिकवाल हैं।
बाजार को बड़े खरीदार और बड़े बिकवाल चला रहे हैं। हम लोगों को सिर्फ फाइंड आउट करना है वो करना क्या चाहते हैं, और दोनों में से आगे कौन रह रहा है। बड़ा पैसा बाजार से निकाला जा रहा है या डाला जा रहा है। सिंपल सी थ्योरी है। और बड़े पैसे को बड़ा पैसा ही काटता है। क्या कह रहा हूं, बड़े पैसे को, बड़ी बाइंग को बड़ा सेलिंग ही काटेगा, बड़ा सेलर ही काट पाएगा। आपकी तो बस की बात है नहीं ना, मेरे बस की बात है। तो वही समझने की कोशिश कीजिए। अब देखिए, मान लेते हैं ये एक सपोर्ट प्राइस है, यहां से भाव चलता है, यहां तक अपसाइड मोमेंटम होता है, दोबारा लौट के आता है यहीं पे। अब दो कंडीशन होंगी, कौन सी। पहला, प्राइस यहीं पे रुक जाए, थोड़ी देर ठहरा रहे, तो मैं क्या बाइंग करने की सोचूंगा अगर धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। नहीं। क्यों, जब तक एक प्रीवियस कोई रेजिस्टेंस जो लोअर लो लोअर हाइस के पैटर्न बनते हुए आ रहे हों, जब तक एक प्रीवियस रेजिस्टेंस कोई नहीं निकलता है, तब तक मैं इंटरेस्टेड नहीं रहूंगा प्राइस में। सिंपल सी बात है। क्यों ऐसा है, पिछली बार इस बायर ने बाइंग करके इतनी डिमांड जनरेट की थी कि प्राइस में एक अच्छा खासा अपमूव ला। इस बार अगर ये बाइंग जो आई थी, जो डिमांड जनरेट हुई थी, तो बेसिकली बाइंग के ऑर्डर पेंडिंग रह गए होंगे, उसी से हुई होगी। या फिर अगर मेरे पास ज़्यादा पैसा है, मैं 100 रुपए के भाव पे अभी खरीदारी कर रहा हूं यहां पर, दोबारा से सेलर सेल करके 100 रुपए पे ले आता है, मेरे कॉस्ट पे भाव ले आता है, तो मैं लॉस करने से तो डरूंगा ना। तो मैं कोशिश क्या करूंगा, मैं कोशिश करूंगा दोबारा से खरीदारी की। तो प्राइस क्या करना चाहिए, सपोर्ट को टच करने के बाद रिजेक्ट करना चाहिए। रिजेक्शन होना चाहिए किसका, सेलिंग का। इससे क्या समझ आता है कि बायर कमजोर है या स्ट्रांग है। वीक है स्ट्रांग है मतलब नहीं, लेकिन अपनी पोजीशंस को सेव जरूर करना चाहता है। ठीक है, सेव करना चाहता है मतलब और खरीदारी कर रहा है, तो ही तो रिजेक्शन आएगा। अगर प्राइस लौट के 100 आया है और दोबारा से ऊपर की तरफ तेजी से निकल रहा है, तो क्या है, दोबारा से खरीदारी हो रही है या पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा पड़े। दो ही कंडीशन है, पेंडिंग ऑर्डर्स बहुत ज्यादा पड़े और थोड़ा बहुत अगर यहां से देखिए, दो कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, प्राइस यहां से ऊपर गया, 100 का भाव है ये, ठीक है, और लौट के यहीं आ गया है, तो क्या हुआ होगा, बेसिकली यहां 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 जिन लोगों ने सेल किया होगा, उन लोगों ने यहां पर प्रॉफिट बुकिंग कर लिया होगा। तो इस वजह से भी प्राइस थोड़ी देर तो यहां रुक सकता है, लेकिन रिजेक्शन नहीं मिलेगा इमीडिएट आपको। तो इमीडिएट सपोर्ट से रिजेक्शन इस तरह से मिलता है, और वहां पे इस तरह के कैंडल अगर प्लॉट होने लगे, गिर के आए, इस तरह के कैंडल प्लॉट होने लगे, तो ये इमीडिएट रिएक्शन नहीं होगा। तो बेसिकली नेक्स्ट डे जब प्राइस ओपन हुआ ना, अब पिछला दिन तो निकल गया, अगले दिन जैसे ही प्राइस ओपन हुआ तो प्राइस गिर के आया है और इमीडिएट रिजेक्शन आया है। अब मेरे पास माइंड में दो बातें थी। क्या, अगर ये बायर यहां से अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू रखता है, मतलब खरीदारी को कंटिन्यू रखता है, तो वो बेसिकली क्या करेगा, इस लो को सेव करेगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, अगर सेलर स्ट्रांग है, अगर सेलर इस प्राइस में स्ट्रांग है, यहां पर इस प्राइस में सेलर अगर बिकवाली करना ही चाहता है, तो जो ये बाइंग आ रही है, ये बाइंग तो फ्रेश लगती है। क्यों, अभी अभी रिजेक्शन आया है, कल प्राइस यहां रुका और अब रिजेक्शन आया है ओपन के बाद तुरंत ही ऊपर की तरफ। सेलिंग आई थी, उस सेलिंग का रिजेक्शन है। ये डोजी दिख रहा है ना डाउन साइड, ये आपको लोअर विक दिख रहा है ना इस कैंडल में। बड़ा करूं चार्ट को, तो इस कैंडल में क्या हुआ है, बेसिकली यहां तक प्राइस गिर कर तो आया है, ओपन प्राइस ये है, प्राइस गिर के यहां तक आया है, दोबारा से लौट के ऊपर ले गए और यहां पे क्लोज कराया। सिंपल सी बात है, ओपन प्राइस ये है। बिल्कुल आसान है समझना इस बात को। तो मैंने क्या किया, मेरे माइंड में दो बातें आई। पहली क्या, अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड कैसे फेवरेबल हो सकता है वो समझिए। बहुत छोटी सी बात है, समझने लायक है। ट्रेड को आप प्लान कैसे करते हैं। मैंने सोचा कि अगर ये बायर जो कल ब्रेकआउट करा कर गया है, वो बेसिकली यहीं से तो बाइंग करके गया है, प्रीवियस यही तो जोन है जहां से सेलर को ट्रैप किया गया। दोबारा से क्या हुआ, ब्रेकआउट फेल किया गया और वहीं से बाइंग आ रही है।
अगर ये रिजेक्शन बायर का सही है तो वो अपना हाई भी ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक करेगा तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मेरे फेवर में रहना चाहिए। कुछ इस तरह का ट्रेड आपको दिया गया, कुछ इस तरह का ट्रेड आपको दिया गया। मुझे याद नहीं है स्ट्राइक प्राइस वो बेसिकली कल का क्या रहा। लॉस याद है मुझे कि एक लॉट में कितना गया है। मेरे माइंड में दूसरी बात भी थी, क्या अगर कोई बायर यहाँ से खरीदारी कर रहा है और सेलर अपनी पोजीशन सेल करना चाहता है तो उसको क्या करना होगा, इस बायर को ब्रेक करना होगा। और इस बायर को ब्रेक करना, समझिए, एक यहीं पे भाव खड़ा है, इसी को सेल कर देना आसान है क्योंकि भाव तो वहीं पे रुका हुआ है, तो कोई भी सेलिंग की पोजीशन लाएगा और सेल कर देगा। वहीं दूसरी कंडीशन, प्राइस ऊपर रिजेक्ट करके गया है, अब उसको सेल करना अब थोड़ा मुश्किल है ना, और फिर भी आप सेल कर रहे हैं तो मतलब बाइंग को काट रहे हैं। आप सिर्फ सेलिंग नहीं कर रहे हैं, बाइंग को काट कर सेलिंग कर रहे हैं। अब आपका गलत होना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्या कह रहा हूं, अब आपका गलत होना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस वजह से जब मैंने आपको फेवरेबल पहला रिस्क रिवॉर्ड दिया तो मेरे माइंड में दूसरी बात भी थी, अगर ये लो ब्रेक होते हैं तो एक मुझे ट्रेड और मिलेगा जो डाउन साइड होगा, और जैसे ही आप इस ट्रेड से एग्जिट होंगे तो नेक्स्ट ट्रेड आपका डाउन साइड होगा। और एक ट्रेड में अगर आप 25-30 पॉइंट का या 35 पॉइंट का लॉस देते हैं तो नेक्स्ट ट्रेड में, आज की सुबह की ट्रेड लगभग कल 80 या 75 या कुछ लोगों ने 70 किया होगा मैक्सिमम, बहुत कम पे कर पाए होंगे तो भी 70 पे सेल कर दिया होगा। आज का ओपन प्राइस क्या था, 9 रुपया, 41,600। तो रिस्क रिवॉर्ड देख रहे हैं, अगर 30 गवाया है तो 60, 65, 70 कमा रहे हैं। रिस्क रिवॉर्ड को हमेशा इसी तरह डिजाइन किया जाता है। ये कंडीशन ही प्राइस की कुछ ऐसी थी फर्स्ट कैंडल की, एक तरफ ट्रेड कंफर्म है कि जाना है, या तो अप साइड, वो पहले रिस्क में आ गया तो उसको पहले एग्जीक्यूट किया क्योंकि प्राइस अप साइड गया था। अगर मैं गलत हुआ, देखिए यहीं पे मैं एक बात और इंक्लूड करना चाहता हूँ, समझिएगा, मैं अपनी ट्रेड और आपकी ट्रेड में डिफरेंस बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एज अ बायर काम कर रहा हूँ, आपको एज अ सेलिंग काम करना है। यहाँ पे देखिएगा प्राइस को जरा, ये नीचे आया है बेसिकली, ब्रेकआउट फेल किया, प्राइस नीचे आया, ये कैंडल देखिए जरा, ये यही फर्स्ट कैंडल है कल का जहाँ तक मुझे याद है। ये जो पहला कैंडल है ये गैप अप किया था, प्राइस गैप अप करने के बाद नीचे आया, एक कैंडल बना, फिर इसके हाई ब्रेक हो रहे हैं और दोबारा से ऊपर जा रहा है। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अगर आपको नीचे के पुट सेल करा रहा हूँ, ये करा रहा हूँ या इसके नीचे कोई भी करा रहा हूँ, XYZ 41,000 कराऊँ, 100 कराऊँ, 200 कराऊँ, 39,900 कराऊँ, कुछ भी सेल करा रहा हूँ पुट साइड से, तो मैं एक व्यू को ट्रेड कर रहा हूँ। इस बात को समझिए, व्यू को ट्रेड करने का मतलब है अब मुझे ज़्यादा गिरावट से मतलब नहीं है, बस मेरा रिस्क मेरे फेवर में रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मैं इस प्राइस को गिरने दूंगा और यहाँ तक होल्ड करके रखूंगा तो मेरा बड़ा लॉस जाएगा कि नहीं जाएगा, तो मैं इतना लॉस ही नहीं दे पाऊंगा कि अगर मैं 70 या 100 पॉइंट का कोई प्रीमियम सेल कर रहा हूँ, मेरी कमाई ही 70 पॉइंट है, तो क्या मैं 200 उसका प्रीमियम हो जाने तक होल्ड रखूंगा, नहीं। इसलिए आपने पूरे हफ्ते एक चीज़ नोटिस की, अगर मैं वन साइडेड पोजीशन ले रहा हूँ, पुट सेल हो या कॉल, तो मैं आपको एक स्टॉप लॉस दे रहा हूँ, या अगर वो दूर का नहीं है, जैसे आपने 42,500 किया तो वो भी व्यू का पोजीशन है कि प्राइस जाएगा ही नहीं, बैंक निफ्टी जाएगा ही नहीं 42,500 तक, क्योंकि ट्रैपिंग हो गया है, 2 दिन तो उसको उस ट्रैपिंग को काटने में लगना है, मिनिमम जाएगा तो तब तक एक्सपायरी आ जाना है, जैसे आज का दिन 42,300 आपने सेल किया, वहाँ पे कोई एसल नहीं है। लेकिन जब आप पास के स्ट्राइक प्राइस सेल कर रहे हैं तो आप व्यू ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ पे अगर मैं इस रिजेक्शन को ट्रेड कर रहा हूँ, पहले 5 मिनट में इतनी बड़ी गिरावट, फिर कवर करने की कोशिश, अगर ये प्राइस यहाँ रुकता है, थोड़ा नीचे आके इस लो को सेफ रखता कल के दिन और इस हाई को ब्रेक करता, तो क्या करते, ऊपर निकलते। जब ये कंडीशन बनी है, इसके बाद जब ये लो ब्रेक हुए हैं, फिर मैंने आपसे कहा कि पोजीशन को काटिए, यहाँ पे आप कैसल गए, सिंपल। अब प्राइस को ट्रेड करना क्या है,
अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करता हूँ इस कंडीशन में, ये तो आप समझ गए हैं। देखिए प्राइस सुबह वीक था, दोबारा से ऊपर गया, और अगर ब्रेक होता तो फिर देखते कि कितना प्राइस स्ट्रांग है, यहीं रुकता फिर ब्रेक करता तो देखते कि प्राइस कितना स्ट्रांग है। लेकिन प्राइस ना तो रुका है, ठहराव नहीं था, कंसोलिडेशन नहीं था, बाइंग के बाद रिजेक्शन था उस बाइंग का नेक्स्ट आवर में, दूसरे घंटे में ही। आप आवरली कैंडल अभी देखेंगे, फिर लो के पास आके थोड़ा सा रिजेक्शन, और उसके नीचे ही दोबारा से प्राइस रुक गया और फिर इस लो को ब्रेक कर रहा था। सिंपल सेलिंग इंट्राडे में आपको पुट बाई करना चाहिए, ये प्राइस को ट्रेड करना होगा। वहीं अगर मैं ऊपर से कोई, जैसे आपने 41,600 या 700 कोई पुट से कॉल सेल किया होगा, तो मैं क्या ट्रेड कर रहा हूँ? अब मैं ये नहीं ट्रेड कर रहा हूँ यहाँ से कितना गिरेगा मेरा एसएल इसके ऊपर है, ये कुछ भी नहीं ट्रेड कर रहा हूँ। मैं सिंपली रिस्क रिवॉर्ड के साथ व्यू को ट्रेड कर रहा हूँ। और इंट्राडे में एक बात को समझ लीजिए, इंट्राडे ऑप्शन सेलिंग करना सबसे मुश्किल काम होता है एज अ ट्रेडर। अभी इस बात को आप समझेंगे नहीं, धीरे धीरे समझ आएगा। देखिए पोजिशनल सेलिंग तो कई लोग कर लेंगे, इंट्राडे सेलिंग करना एज अ सेलर, क्योंकि आपको इंट्राडे में एक व्यू को ट्रेड करना है। इंट्राडे में प्राइस को तो ट्रेड किया जा सकता है, कैसे? प्राइस यहाँ पे खड़ा है, अचानक से कोई ब्रेकआउट होता है छोटे टाइम फ्रेम पे 2 या 5 मिनट में, मैं सिंपल इसके नीचे ऐसा रखूंगा, प्राइस को अपसाइड के लिए मूव के लिए देखने लगूंगा। प्राइस को ट्रेड करना क्या है, पूरा रिस्क रिवॉर्ड पर है कि छोटा स्टॉप लॉस और बड़े टारगेट, मोमेंटम को ले जाना है, ये मोमेंटम को ले जाना हुआ। लेकिन यहां पर आपको व्यू ट्रेड करना है कि आप बने भी हैं पोजीशन में, आपका लॉस भी नहीं जाना चाहिए। हो सकता है प्राइस थोड़ा सा ऊपर आए और दोबारा से गिर जाए, तो आपका व्यू जो आपने लिया था उसका एसएल यहां पे निकल जाता और उसके बाद गिरावट आती। तो इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग व्यू के साथ करना मुश्किल होता है, क्योंकि आपको शाम को प्रॉफिट बुक करके भी जाना है। बात क्लियर हो रही है? अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो जो लोग प्राइस में बाइंग बाइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं, इस बात को समझ लीजिए, जब आप बाइंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं तो मेरे जो भी ट्रेड मैं आपको दे रहा हूं, पुट सेल दे रहा हूं या कॉल सेल दे रहा हूं, उससे अपना व्यू मत चेंज किया कीजिए। अगर मैं यहाँ पे आपको कॉल सेल दे देता हूँ मान लीजिए, या पुट सेल दे देता हूँ, आपको लग रहा है ये ब्रेक डाउन हो रहा है, आप जस्ट इसके, क्योंकि आपके अंदर स्टॉप लॉस लेने का बिल्कुल पावर होगा। ये 50 पॉइंट का सिंपल एसएल था, गया रिटेस्ट किया और बहुत अच्छा पैसा यहाँ पे बना था। इंट्राडे में आप प्राइस को ट्रेड करते हैं जब आप एज अ बायर काम कर रहे हैं। जब आप एज अ सेलर काम कर रहे हैं तो आप सिर्फ एक व्यू को ट्रेड कर रहे हैं, प्राइस को नहीं ट्रेड कर रहे हैं। उस व्यू में अपना रिस्क रिवॉर्ड आपको कैलकुलेट करना होगा कि आपने 200 का ऑप्शन सेल किया है, 200 का ऑप्शन सेल किया है तो आपको कोई टारगेट भी होंगे। जैसे आप, मेरे टारगेट निश्चित हैं, जैसे आज का लो आपका वही टारगेट रहा होगा, दिखाऊंगा आपको। यही तो लो है बेसिकली। कितना के प्राइस गिर सकता है सिंपल एक बार में? पहली गिरावट कहाँ पे आके रुक जानी चाहिए? यहाँ से रिजेक्शन आया था बायर का, दोबारा यहाँ आता तो फिर वही आपने देखा आज का रिजेक्शन। इस पोजीशन को भी मैं समझाऊंगा। ये जो पहला कैंडल है ना, ये इतना बिगर है, ये कभी भी ट्रैप हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ब्रेकआउट भी कर सकता है, कंडीशन दोनों ही रही। ये ट्रैप भी हो सकता है, क्योंकि बड़ी बाइंग अगर एक ही कैंडल में आती है तो वो कभी भी ट्रैप हो सकती है। एक अच्छा प्राइस एवरेज कैंडल्स को प्लॉट करते हुए आगे बढ़ता है, अच्छा प्राइस। बड़ी कैंडल्स में ट्रैपिंग होती है। लेकिन सुबह जो पैसा बना वो दोबारा नहीं बना। कैसे? मैंने आपको एक चीज़ तो बता रखी है, और प्रीवियस अगर कुछ स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने पिछले हफ्ते भी क्लासेस की होंगी, तो वहाँ पर एक एक बात को बहुत अच्छे से समझिए। मैंने आपको बता ज़रूर रखा है ये कॉन्सेप्ट। क्या? अगर प्राइस बुलिश है, बुलिश कैसे है? ट्रेंड अपसाइड है। ट्रेंड कैसा है? अपसाइड है। समझिए बहुत ध्यान से इस बात को, बहुत काम का है, और आने वाले समय में इतना पैसा बनता है इससे आप यकीन नहीं कर पाएंगे। ट्रेंड क्या है? अपसाइड है, अपसाइड है, अपसाइड है। और जब तक ट्रेंड अपसाइड है, क्या प्रीवियस लो ब्रेक हुए हैं? क्या अभी तक एक बार भी प्रीवियस लो ब्रेक हुए हैं? क्या नहीं। कंसोलिडेशन चल रहा है, बायर सेलर के बीच में एक जोन बन गया है ये, और यहाँ पे प्राइस घूम जरूर रहा है। तो ये कंसोलिडेशन, बायर सेलर के बीच में बेसिकली एक फाइट ऑन है, देखेंगे कौन विन होगा। लेकिन क्या प्राइस सेलिंग, सॉरी, अप ट्रेंड के बाद डाउन ट्रेंड में आ चुका है? नहीं, फाइट ऑन है। इस कंडीशन में क्या हो
कि भाव यहाँ पे खड़ा हो और ऐसे ऐसे जा रहा हो, यहाँ पहुँचा हो, तो प्रीवियस सपोर्ट क्या है? ये यही तो है प्रीवियस सपोर्ट। एक बुलिश मार्केट में अप ट्रेंड प्राइस में अचानक से गैप डाउन हो और प्राइस प्रीवियस सपोर्ट के पास ओपन हो। कंडीशन को समझिए, प्राइस प्रीवियस सपोर्ट के पास, जहां से ऊपर गया है ना टर्न होकर, उस सपोर्ट के पास ओपन होता है। इतना ही काफ़ी नहीं है कि ओपन होगा आप ट्रेड ले लेंगे, नहीं। पहले 5 मिनट का कैंडल ग्रीन प्लॉट किया गया हो, रिजेक्शन का हो, ठीक है। और जैसे ही उस ग्रीन कैंडल के बाद अगर 5 मिनट का एक डोजी बनता है तो बहुत बेहतर, नहीं बनता है तो आपको जैसे ही उस कैंडल के हाई ब्रेक होते हुए देखें 5 मिनट की कैंडल, आपको अपना एक पोजीशन एक्सिक्यूट करना है लॉन्ग की तरफ। और जब तक वो मोमेंटम चलता है तब तक आपको मोमेंटम लेना है, जब तक वो अपसाइड जा रहा है तब तक बने रहना है। जहां आपको एक रेड कैंडल या रिजेक्शन जैसा कुछ भी दिखे, निकल जाइए काट के तुरंत। कितने ही मैं बैक टेस्टिंग में आप जाइएगा, इस प्राइस को टेस्ट कर लीजिएगा, जितना चाहें उतना टेस्ट कीजिएगा, बैक टेस्टिंग पूरा बैंक निफ्टी पे कर लीजिएगा। कोविड के बाद से अभी तक जितना आप बैक टेस्टिंग कर पाइएगा कर लीजिएगा, क्योंकि बेसिकली फर्स्ट रैली जो आई कोविड के बाद, बुल रन का पहला पार्ट तो यही था, पहली रैली तो यही थी, 5 आएंगी, पहला वेव निकल गया, दूसरा और तीसरा सबसे बड़ा होगा। इसी वजह से तो मैं कहता हूँ बैंक निफ्टी का भाव 24,000, कोई दूसरा कारण नहीं। देखिए 5 मिनट के टाइम, ये ऑप्शन बाइंग का प्योर सेटअप है। पहला कैंडल यही तो सपोर्ट जोन था 40,800, आप लोग बहुत दिन से ये सपोर्ट देख रहे हैं। हाई पे गया प्राइस, जैसे ही इस कैंडल के हाई ब्रेक हुए, नेक्स्ट कैंडल डोजी प्लॉट हुआ तो अच्छा था, नहीं होता तो भी अच्छा था, बस हाई ब्रेक होने का वेट कीजिए। और ऐसा नहीं है इसका एसएल इतना बड़ा आपको रखना ही है, कोई ज़रूरी नहीं है। मोमेंटम फेड होता हुआ दिखे, मोमेंटम फेड कैसे होता है ये समझ लीजिए ज़रा। मोमेंटम फेड होना मैं बार बार कहता हूँ, समझते नहीं होता क्या। मोमेंटम फेड होना क्या होता है? अचानक से एक भाव ने दौड़ने की शुरुआत की, मतलब ऊपर की तरफ तेजी से निकलने की शुरुआत की, बहुत तेजी से अपसाइड जा रहा है, कैंडल क्लोज करता है, क्लोज के बाद बहुत तेजी से नीचे आता है, तो बने रहिए, क्या कह रहा हूं, बहुत तेजी से अपसाइड गया था, कैंडल क्लोज हुई है, कैंडल ओपन होते ही नेक्स्ट बहुत तेजी से प्राइस नीचे आई, तो बने रहिए, मोमेंटम नहीं फेड हुआ है, वो बायर से और बाइंग उठाने जा रहा है, और जो लोग बीच में बाई कर लिए हैं रिटेलर्स, उनको निकालने की कोशिश है। सिंपल, अप साइड बहुत बड़ा मोमेंटम वॉलेटाइल होता है। और कैंडल को दो पार्ट में, बहुत अच्छी सी बात आपसे कह रहा हूँ, जैसे 5 मिनट का मूवमेंट, 5 मिनट का आप टाइम फ्रेम यूज़ कर रहे हैं, तो 5 मिनट के कैंडल में होगा क्या, मैं आपको बताऊँ। जैसे एक बॉडी साइज का बड़ा कैंडल बना है, जैसे ये बना है, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए, लेकिन मॉर्निंग ट्रेड जब आपको इस तरह का मिलेगा कि अप ट्रेंड का प्राइस डाउन साइड सपोर्ट के पास ओपन हुआ है, वो कैंडल इतने बड़े बड़े बनते हैं। मैंने कहा ना, पैसा बहुत ज़्यादा बनता है उस समय पर। जैसे ये कैंडल आया यहाँ पर, नेक्स्ट जैसे ही ओपन होगा, आप यकीन मानिए सबसे पहले वो गिरावट करने की कोशिश करता है, क्योंकि पहला 2.5 मिनट क्रूशियल है, वो निकालने की कोशिश करता है रिटेलर बाहर निकलें जो बहुत तेजी से बाइंग को खरीद लिए हैं। लेकिन आखिरी 2.5 मिनट में नीचे से रिजेक्शन आएगा और कैंडल ऊपर क्लोज करेगा। ये एक सबसे बड़ा साइन होता है कि अब प्राइस ऊपर ही जाने वाला है। क्लोजिंग टाइम पर किसी कैंडल का क्लोजिंग अगर अच्छा होने जा रहा है, जैसा आपने सोचा था उसी साइड, तो समझ लीजिए आपका ट्रेड बिल्कुल सही एग्जीक्यूट हुआ। इसी कंडीशन को मोमेंटम फेड कैसे होगा? एक कैंडल प्लॉट हुआ, नेक्स्ट कैंडल वहीं पे घूमता रहा घूमता रहा घूमता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर डोजी बन गया कोई प्रॉब्लम नहीं। अब नेक्स्ट कैंडल फिर से शुरुआत करे, डोजी का हाई भी ब्रेक करे, मगर मोमेंटम नीचे आ जाए, फिर डोजी के लो के पास आए, उसको भी ब्रेक करे, फिर वहीं रुक जाए, फिर नेक्स्ट कैंडल ओपन हो, थोड़ा सा नीचे थोड़ा सा ऊपर। अब समझ लीजिए ये मोमेंटम अगर 10-12 मिनट इस तरह से प्राइस चलता है, आपको लॉस तक, लो का एसएल होगा आपका, वहाँ तक रुकने की ज़रूरत नहीं है। समझ लीजिए मोमेंटम फेड हो गया है, रुक गया है भाव, अब नहीं चलेगा जल्दी। ये बिल्कुल सिंपल थ्योरी है मोमेंटम फेड होने की। अगर एग्रेसिव बाइंग की शुरुआत हुई है, तो जहाँ तक, जैसे खरीदारी तो बेसिकली यहाँ पर आई है ना,
तो जितनी यहाँ पर खरीदारी आई होगी, जितने ऑर्डर पेंडिंग होंगे, उतना ही तो प्राइस ऊपर जाएगा, उतनी ही तो डिमांड आएगी। और जितनी डिमांड आएगी वहां तक प्राइस रुकेगा नहीं जिस प्राइस तक डिमांड जनरेट की गई होगी। 100 पॉइंट की होगी तो 100 पॉइंट पे रुक जाएगा, 200 पॉइंट की होगी तो 200 पॉइंट पे रुक जाएगा, बस उतने बीच में वॉलेटाइल रहेगा, यही एक कंडीशन। अब यहां से डिमांड जनरेट हुई, मान लेते हैं 200 पॉइंट की, आपको कैसे पता लगेगा? पहले 50 पॉइंट चलेगा, थोड़ा रुकेगा, फिर 100 पॉइंट चलेगा, 150 पॉइंट हो गया, फिर थोड़ा रुकेगा, फिर 50 पॉइंट चलेगा। अब क्या करेगा, जहां 200 का वो लास्ट कैंडल प्लॉट हुआ होगा हाई के पास, वहीं प्राइस रुकेगा। अब समझ लीजिए अगर ठहराव होने लगा है तो पहला मोमेंटम तो फैड हो चुका है, अब दूसरा आएगा तो देखा जाएगा। तुरंत काट के निकलिए। बाइंग के लिए आपके पोजीशन का एग्जीक्यूशन पावर बहुत तेज होना चाहिए, चाहे वो एसएल लेने में हो या फिर ट्रेड को एग्जीक्यूट करने में। कभी कभी इस तरह के ट्रेड में 9, 16, 9, 17, 9, 18 तक भी एग्जीक्यूट कर देता हूँ। कैंडल के क्लोज होने का भी वेट नहीं करता। अभी मैं आपसे कई बार कहता हूँ कैंडल के क्लोज होने का वेट कीजिए, क्योंकि आपकी अभी शुरुआत है। जैसे जैसे इस कॉन्सेप्ट के आपको बिलीव होने लगेगा ना, ये प्राइस काम कैसे कर रहा है, कई बार आप ट्रेड को, जैसे मैं कई बार ट्रेड को ब्रेकआउट से पहले लेता हूँ, ब्रेकडाउन से पहले लेता हूँ, क्योंकि प्राइस समझा देता है कि ब्रेकआउट ही होगा या फिर ब्रेकडाउन भी होगा। कभी कभी गलतियाँ होती हैं, वो गलतियाँ चलती हैं, क्यों? मेरा रिस्क कम होगा। अब आप यहाँ बाई करेंगे, मैं यहीं कर लूँगा, तो मेरा रिस्क कितना है, आपका रिस्क कितना है बताइए? मैं इतने रिस्क में 2 बार ट्रेड करूँगा, सिंपल है। लेकिन ये कब संभव है? जब आप प्राइस को बार बार रोज देख रहे हैं तो ही संभव है, बाकी कोई कंडीशन नहीं। ऐसा क्या पहली बार हुआ है? मैं आपको जाने कितने ही, अब मैं बैक टेस्टिंग हालांकि करता नहीं हूँ, क्योंकि मैं आपको लाइव टेस्टिंग रोज ही, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ रोज ही आप उसको टेस्ट कर रहे हैं। पूरे नॉलेज को मैं खुद ट्रेड, इतनी जिम्मेदारी से ट्रेड कराना आसान नहीं है। कुछ कम लोग नहीं है मेरे पास, कई बैचेस हैं, कई ट्रेड्स हैं, कई, कुछ को अलग रहना है, कुछ को अलग रहना है, किसी बैच को अलग तरह देखना है। और मैं अपनी जिम्मेदारी, मुझे खुद के भी पोजीशंस लेने हैं, उसके बावजूद मैं अपनी पूरी जिम्मेदारी अच्छे से निभाने की कोशिश करता हूँ। हाँ, एक बात मैं आपसे कहता हूँ, बेसिकली मैं ऑप्शन बाइंग करता हूँ, इंडेक्स में कर रहा हूँ। अगर मैं आपको कोई कैश ट्रेड दे रहा हूँ तो उसमें थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत होती है। कैसे? क्योंकि हो सकता है मैं वो कैश ट्रेड खुद ना बाई कर रहा हूँ, कभी कभी कर भी लेता हूँ अगर मुझे एग्रेसिव मूवमेंट दिख रहा है। तो कैश ट्रेड मैं सिर्फ ट्रेडर्स के लिए देता हूँ, वो मेरे पास खुद में पोर्टफोलियो में नहीं होंगी। और जो मैं खुद नहीं खरीद रहा हूँ तो उस पर मेरी नज़र हो सकता है हट सकती है। तो आप क्या क्या कीजिए, जो भी आपके पास ट्रेड है कैश में है, तो एसएल मैंने दे रखा है, वो उसको तो अपडेट रखिए, हमेशा एसएल देता हूँ कोई भी कैश ट्रेड होगा। तब नहीं देता हूँ जैसा मैंने आपको जील दिया, तो अगर वो गिर भी जाएगा ना तो भी मुझे पता है वो एक बार, एक ना एक बार, 1 या 2-3 महीने बाद आपको अपसाइड बहुत बड़ा मूवमेंट मिलने वाला है। अगर यहाँ से एक बार बहुत बड़ा मूवमेंट फेड हो भी जाए तो भी, इस वजह से मैं एसएल नहीं देता, छोड़ देता हूँ ऐसी ट्रेड में एसएल। अगर मैं आपको एसएल दे रहा हूँ तो उस पर बने रहिए। और अगर ट्रेड फंस गया है कि स्टॉप लॉस भी नहीं जा रहा है, टारगेट भी, तो अपडेट करके, जैसे मैसेज करके पूछ लीजिए एक बार, आपसे एक सर आपको बता देंगे। अगर मैं आपको रिप्लाई करूँगा, मैं देख लूँगा तो मैं ही रिप्लाई कर दूँगा, तो आपको क्या होगा, अपडेट मिल जाएगा। कैश ट्रेड में थोड़ा अवेयर रहिए, वो भी अवेयर रहने का मैं अपनी जिम्मेदारी का पूरा निर्वहन करता हूँ। अब तक पूरे अपडेट लगभग लगभग पहुँचते होंगे अगर कोई कैश ट्रेड भी है आपके पास तो। लेकिन अगर आपने खरीदा है, 2-3 दिन से होल्डिंग में है, तो आपकी भी जिम्मेदारी बनती है एक बार मैसेज करके पूछ लीजिए, ठीक है? इस पैटर्न को आप जितना चाहें बैक टेस्ट कर लीजिएगा, आपको स्टॉप लॉस लगते हुए नहीं दिखेंगे। क्या पैटर्न क्या है? अप ट्रेंड होना चाहिए बड़े टाइम फ्रेम पे, बड़ी पिक्चर आपको अप ट्रेंड में दिखनी चाहिए, मोमेंटम अपसाइड होना चाहिए, नीचे कोई सपोर्ट बना हो, नेक्स्ट डे क्या हो, गैप डाउन, और सपोर्ट के पास फर्स्ट कैंडल बड़ा प्लॉट करे, जैसे ही इसके हाई ब्रेक हो आप तुरंत ट्रेड को लॉन्ग कीजिए। इससे पहले एक बहुत बड़ा पैसा बना है, मैं चाहूँ तो आपको दिखा सकता हूँ वो कंडीशन, तब से ये दूसरी बार हुआ है। एक सेकंड रुकिए, मैं देख लेता हूँ, कहीं पे ही कहीं होगा। ये देखिए, सेटअप पता नहीं कितने दिन बाद दोबारा खुद को रिपीट करेगा, इस चीज़ को याद रखिए। आज अगर प्राइस में आपने कुछ होते हुए देखा है, आपने क्या देखा है, कितने दिन से प्राइस इस चीज़ को फॉलो कर रहा था, इस चीज़ को,
कंसोलिडेशन, डाउन साइड दोबारा यहाँ पे, छोटे टाइम फ्रेम पे खूब फॉलो कर रहा था। एक बड़े टाइम फ्रेम पे पहली बार उसने फॉलो तो किया। अगर जिन्होंने यहाँ पे रिस्क ले लिया है उनके लिए तो गैप अप हुआ था 41,300 का जो पुट सेल आपने किया, उसमें पैसा तो मिला था बेसिकली। लेकिन जो लोग ब्रेकआउट के बाद गए उनका ब्रेकआउट फील कर गया, तो पैसा तो यहाँ भी लेके गए हैं लोग, कन्फर्मेशन है, पैसा लेके गए। दोबारा से जब ये फेल किया है पहली बार पैटर्न, तो अब किस पे चला है? आज आपने देखा कंसोलिडेशन के बाद क्या हुआ, जैसे ही लो ब्रेक हुए तो एक बड़ा पैसा बना, कल के दिन आपने देखा। तो पैटर्न क्या है, अपने आप को रिपीट करते रहते हैं। कभी अगर फॉर्मेशन चार्ट पे किसी पैटर्न का हुआ है वो दोबारा भी होगा। कैसे? देखिए, अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड है, अब ट्रेंड है, प्राइस यहाँ पर है। नेक्स्ट डे क्या हुआ है? बहुत बड़ा पैसा बना था इस दिन। साल में कुछ दिन होते हैं 5 या 6 ट्रेडिंग सेशन जब इतना बड़ा पैसा बनता है। मैंने क्या कहा? जब तक मोमेंटम आपके फेवर में है तब तक बने रहिए। गैप डाउन, गैप डाउन वो भी कहाँ? सपोर्ट के पास। जैसे ही ये गैप डाउन हुआ है, देखिए फर्स्ट कैंडल आवरली है, ये बहुत बड़ा इंपल्सिव मूव था, ये छोटा मोटा मूव नहीं है। ये 40,300 का भाव है, और जब ये मूव खत्म होता है तो 41,530 का भाव है। बहुत बड़ा। आप यकीन मानिए, अब छोटे टाइम फ्रेम पे अब मैं पूरा फिर से मुझे पीछे ले जाना होगा अगर मैं करता हूँ। आप छोटे टाइम फ्रेम पे जाके देखिएगा, प्राइस रुका ही नहीं था इस कंडीशन तक। तो ये प्राइस जो था यहाँ तक तो कोई स्टॉपेज था ही नहीं। कैंडल प्लॉट हो रहे थे, प्लॉट हो रहे थे, प्लॉट। इसके पहले एक और था, मैं आपको और शो करता हूँ, यहीं कहीं होगा, कुछ दिन पहले इससे हो रहा था। ये रहा, देखिए बहुत बेहतरीन प्राइस रहता है इस कंडीशन। हुआ क्या था बेसिकली, ये रिवर्सल था, और रिवर्सल के बाद ये देखिए प्रीवियस डे पूरी बाइंग आई थी, नेक्स्ट डे गैप डाउन किया, ये प्रीवियस सपोर्ट रहा, ये दिख गया, और फर्स्ट कैंडल से ही बाइंग उठ गई थी। ये पहले घंटे में जितनी बाइंग आई, यहाँ मोमेंटम फेड हुआ, यहाँ भी अच्छे टारगेट मिल गए। तो जब जब आपकी इस तरह की कंडीशन बनेगी, बाजार बहुत पैसा देता है। ऑप्शन बाइंग के लिए है, सिंपल सेटअप है, सिंपल चीज़ों पे मैं भी काम करता हूँ, आप भी करते हैं, कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं। जो भी मैं आपको ट्रेड देता हूँ, आप उसको सिंपल चार्ट पे जाके अपनी थ्योरी से समझ सकते हैं, बाइंग सेलिंग की, जो मैं आपको क्लास में समझाता हूँ रोज़ के रोज़, और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। हाँ, अगर ये ट्रेड मिला है तो क्यों मिला है, कारण क्या रहा। ये करते करते आप एक दिन इस सिचुएशन में होंगे, आपको ज़रूरत ही नहीं रह जाएगी मेरी ट्रेड्स की, आप खुद प्लान कर रहे होंगे और खुद कर रहे होंगे। जैसे मैंने आज आपसे कहा कि 40,800 का अगर आप पुट सेल करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन आपको अपना रिस्क खुद प्लान करना होगा। अब मुझे आपका रिस्क पता नहीं है, तो मैं आपको क्या ही हैज बाई कराता, बताइए। अगर, और कंडीशन क्या है, सिंपल है। देखिए ऐसा कभी कभी क्या होता है, ये फेल भी होते हैं पैटर्न। मैंने कहा कि बड़ा कैंडल है तो कभी भी फेल हो सकता है, लेकिन इसीलिए मैंने कहा रिस्क अपना खुद प्लान कर लीजिए। कल ही मैंने इस कॉन्सेप्ट को आपको समझाया था क्या, अगर सेलिंग आनी है तो सेलर सपोर्ट के पास प्राइस लाएगा बिकवाली करके, और यहीं रोकेगा और यहीं से नीचे। अगर ये भी नहीं करता है तो एक बार यहाँ तक आएगा प्राइस, फिर इस हाई को ब्रेक करने से पहले लौटेगा और इसको ब्रेक करेगा। सिंपल थ्योरी है। वहीं अगर प्राइस एक बार टच करता है और फिर इस हाई को ट्रैप करना, ये गया ना, देखिए हाई के ऊपर भी निकला था, ट्रैप किया, दोबारा से आया है, और इस बार भी ब्रेक करके नहीं गया। जितनी तेजी से ये बाइंग आई है उसी तेजी से तो आज की पहली कैंडल की बाइंग दिख रही है, और उसके बाद भी सेलिंग नहीं आई। जैसे प्राइस को रिलेट कीजिए, देखिए छोटे टाइम फ्रेम पे और बड़े टाइम फ्रेम पे प्राइस चलता एक ही तरह है, बस छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रैपिंग ज़्यादा होती है, बड़े टाइम फ्रेम पे वो ट्रैपिंग नहीं होती। ये कैंडल है, इस कैंडल के बाद भी अगर सेलिंग आनी थी तो कल का जो आपने प्राइस देखा था छोटे टाइम फ्रेम पे, दिखाऊं मैं आपको, वेट कीजिए चार्ट अपडेट हो जाए। क्या प्रॉब्लम आ रहा है, एक सेकंड मैं कनेक्शन चेक कर लेता हूँ, आप लोग वेट कीजिएगा। ठीक है, हो गया सही।
चार्ट शो कर रहा है सभी को? चार्ट शो कर रहा है सभी को? मैसेज कर दीजिए। ठीक है, कल का प्राइस मैं आपको दिखाऊं। ये पहला कैंडल बड़ा बना था, तो प्राइस ने क्या किया, इसको रिटेस्ट करने गया, फिर गिरावट आई। अगर ये इसको ब्रेक कर देता तो निकल जाता ऊपर। वहीं अगर ये कंडीशन होती कि प्राइस गिरा भी था और यहीं पे रुक के गिरता, इसने भी बेसिकली किया वही है। देखिए, रिटेस्ट करके आया, इस सपोर्ट से जब गिरावट करनी थी तो देखिए यहीं पे कंसोलिडेट किया, रुक के बिकवाली करता है प्राइस, रुक के, और फिर इसको ब्रेक डाउन कर पाया, डायरेक्ट नहीं कर पाया। रिजेक्शन इसने भी दिया, क्या किया इसने, क्लियर करता हूँ पहले। जैसे ये गिर के आया, दोबारा गया, इस हाई को ब्रेक कर नहीं किया, रिटेस्ट करके यहीं से गिर गया, फिर क्या किया, यहीं पे कंसोलिडेट किया और गिरावट। यही तो पैटर्न है, ये गिरावट। और अगर यहीं पे कुछ इस तरह से होता, क्या ये गिर के आता, रिटेस्ट करता, फिर नीचे आता, तो जितनी तेजी से ये पहली बार, लगभग कितना मिनट ले लिया होगा, 5 10 15 20 25 30 35 40 40 45 मिनट इस सेलिंग को काटने में लिया है। और दोबारा से अगर यहीं बायर के पास आया है ना प्राइस डिमांड जोन में, और ये 10 मिनट में ही यहाँ पहुँचता, तो इसके ब्रेकआउट की संभावना ज़्यादा होती। क्यों? पहली बार बायर ने जब बाइंग की है तो 45 मिनट लगा है, समय का बड़ा महत्व है। दोबारा से जब प्राइस वहाँ पहुँच रहा है तो सिर्फ 10 मिनट ले रहा है, तो बायर स्ट्रांग है, पिछली बार से ज़्यादा अब खरीदारी एग्जीक्यूट की गई। लेकिन हुआ क्या है, पहली बार सेलिंग आई, सेलर ने अपनी पोजीशंस को ऑन रखा, जहाँ से डिमांड आ रही थी उसके पहले रुक के दोबारा सेलिंग की और कट कर दिया। इसका उलट आपको दिखेगा इंट्राडे प्राइस। देखिए, जितनी भी प्राइस की सिंपल सेटअप है, सिंपल थ्योरीज हैं, कुछ भी अलग नहीं कर रहा हूँ। बार बार ये बात बताता भी हूँ मैं आप लोगों को, पैसा जब भी बनता है, जब भी आप इस बाज़ार को समझ पाएंगे ना, भले देर हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप एक ही बात आखिरी में आपका रिजल्ट निकल के आना है, वो ये है कि बहुत आसान चीज़ों से और सिंपल एनालिसिस से ही आप आसानी से ट्रेड कर पाएंगे। बाकी अब जितना, अब आपने मुझे कभी देखा मैं फिबोनाची को यूज़ कर रहा हूँ कि मैं इस तरह से, सॉरी, मैं इस तरह से कुछ भी यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश कर रहा हूँ? एलियट है ये, और यहीं पे होगा। ठीक है, आपने कभी देखा है कितने लोग फिबोनाची को यूज़ करते हैं? बताइए, कितने ही लोग हैं जो फिबोनाची को यूज़ करते हैं। अब मैं इसको आपको, इसको देखने के लिए, फिबोनाची को देखने के लिए आपको क्या ही फिबोनाची को प्लॉट करने की ज़रूरत है। मैं आपको कितने ही इस तरह के पैटर्न बताऊंगा आने वाले समय में कि फिबोनाची को देखने की ज़रूरत ही नहीं। और ये कह देते हैं टेक्निकल है, टेक्निकल नहीं है। जिन चीज़ों को पिछले ट्रेडर्स ने हिस्ट्री में, जो पहले ट्रेडर रहे और अच्छा बहुत बड़ा मुनाफा बाजार से कमाया, उन लोगों ने जिस तरह से भाव को समझा और चीज़ों से पैसा बनाया, उसी को बाद में जाके एक टूल की तरह ट्रेड क्रिएट कर दिया गया। क्यों? आने वाले समय में अगर ये एक टूल है तो रिटेलर्स इसको यूज़ करेंगे। जब रिटेलर्स इस टूल को यूज़ करेंगे तो इस टूल की ट्रैपिंग की जाएगी, उस भाव की समझ की नहीं ट्रैपिंग हो सकती थी। जैसे उस किसी में हिस्ट्री में किसी ट्रेडर ने पैसा कमाया हो, उस टूल की ट्रैपिंग की जाएगी। कितना सिंपल है, देखिए ये 50% का लेवल है, ये यहाँ पे देखिए इस जगह पे ये दिख रहा है ना 0.50, ये 50% का लेवल है। यहाँ से और यहाँ से मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। अब देखिए कितना आसान है प्राइस को समझना। एक प्राइस यहां से चलने की शुरुआत करता है 0 to 100, ठीक है। टूल का यूज करेंगे तो ट्रैप होंगे, और समझ से काम करेंगे तो कभी ट्रैपिंग नहीं। क्या ये हर बार काम करता है? नहीं। जितनी बार आप बेहतर समझ पाएंगे उतनी बार काम करेगा। आप एक बात बताइए खुद से सोचकर, अगर कल के दिन आपका कोई एक शेयर की खरीदारी आपने 100 रुपए की गई हो,
100 रुपये की आपने कोई शेयर में खरीदारी की, 100 रुपये डाले, आपका 50% का लॉस दिखने लगे स्क्रीन पे। जैसे आपने 1 लाख की खरीदारी की तो 50,000 का लॉस दिखने लगा है। तो आपकी पहली कोशिश क्या होगी कि आधा पैसा डूब गया है, हो सकता है ये ऊपर की तरफ जाए तो और ख़रीदने की कोशिश की जाए। पहली कोशिश तो ये होगी। तो रूल क्या है, कुछ भी नहीं है। एक बार 50% के पास अगर प्राइस आया है तो रिजेक्ट होने की कोशिश करेगा। सिंपल है। जिसने भी जीरो से खरीदारी की है इस लेवल से, बेसिकली ये होता क्या है, कोई सपोर्ट जोन होता है, प्राइस गिर के आया होगा तो यहाँ से हम लोग देख लेंगे, लो टू हाई प्लॉट करते हैं, बताऊंगा किसी दिन अच्छे से। अभी 50% को समझ लीजिए क्योंकि समझना आसान है। प्राइस गिर के आया है 100 से, अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा है 50% का लॉस। तो जिसने भी यहाँ सपोर्ट से खरीदारी की है, अगर उसका आधा पैसा डूब चुका है और उसको 50%, दूसरी बात भी है कि जो जो चीज़ एक हाई बना के आई है, अब उसको 50% कम भाव पे भी मिल रही है और 50% पैसा डूब चुका है, वो अपनी पोजीशंस को सेव करने की कोशिश करने के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करेगा। कोशिश करता है और ये हाई ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट इसका ऊपर वाला होता है। ये बहुत अच्छा टारगेट रहता है। जब भी ये 50% 100% के हाई ब्रेक होते हैं, ये टारगेट बहुत बड़ा टारगेट ये होता है। इसी वजह से ये जो टारगेट है ना, इसको मैं तो सिंपल तरह से समझता हूँ। जैसे अभी 42,500, 520, 540 का रेंज निकलेगा। मैंने क्या कहा, 41,520 के बाद 42,100 और उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट है 42,800, 850 के आसपास। वो क्या है, सिंपल ये जोन आपको दिखेगा। मैंने तो अभी तक नहीं देखा है, आप प्लॉट करके देख लेंगे तो दिखेगा। लेकिन वही कंडीशन कुछ इस तरह से हो, ये सपोर्ट और ये पूरा पहुंच गया, ठीक है, 50% ये आ गया। सिंपल, यहां से खरीदारी की गई, लॉट की प्राइस आया। अब सेलिंग का कॉन्सेप्ट तो आपने समझ लिया है किस तरह से है, बताइए। कि प्राइस थोड़ा सा ऊपर जा सकता है तो जाए, दोबारा लौट के आएगा तो यहीं रुकेगा पहले, और रुकने के बाद इमीडिएट इसको ब्रेक करेगा। अब अगर आपकी स्क्रीन पे आपने एक बार खरीदारी की, सोचिए ज़रा, इस कॉन्सेप्ट को अपने माइंड से समझ लीजिए। आपने खरीदारी की 100 रुपये की, आपका 50 रुपया डूब गया तो आपने दोबारा खरीदारी की कोशिश की, लेकिन आपने दोबारा खरीदारी की, फिर क्या हुआ, आपका जो जितना भी पैसा 200 रुपया पड़ गया था, तो इस बार क्या हुआ, पहले 100 रुपये फिर से आपको लॉस दिखने लगा, तो आपको लगा 50% तो फिर डूब गया है। अब आपके पास पैसा ही नहीं रह गया होगा तो दोबारा खरीदारी कर पाएंगे। और जब वो 100 का लॉस, जैसे 100 रुपये की खरीदारी, 200 रुपये की टोटल खरीदारी हो गई, 100 का लॉस 102, 103, 110 दिखेगा तो आपको लगेगा ये पैसा ही मेरा डूब गया है, अब कुछ नहीं किया जा सकता। और आप सबसे पहले उस लॉस को काटने की कोशिश करेंगे। किसी भी स्टॉक में, जहाँ भी आपकी पोर्टफोलियो में इन्वेस्टमेंट रखी हो, इस चीज़ को आप लोग फील करते होंगे। जहाँ पे आपके 40-50% से ज़्यादा लॉस है किसी स्टॉक में, पीएनएल, तो आपको लगता है ये पैसा मेरा डूब गया है। क्यों? 50, आधे से ज़्यादा पैसा डूब गया है। सिंपल थ्योरी काम करती है। जैसे ही इस जोन को ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट ये नेक्स्ट टारगेट इमीडिएट मिलता है, बहुत तेजी से सेलिंग आती है। अब बताइए आपको क्या बताया जाएगा, 0.618 का जोन मतलब 61%, 62%, बताते भी नहीं है लोग। टेक्निकल में पता नहीं क्या 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 निकल जाएंगे, मैं तो समझता भी नहीं। मैंने कभी बाजार को ऐसे देखा नहीं, तो आपको भी समझाने की कभी मैंने कोशिश नहीं की। तो प्राइस यहां भी वही है क्या, ये सपोर्ट जोन है। समय हालांकि हो गया है लगभग, समझ लीजिए ये सपोर्ट। आज का ट्रेड समझ के जाइए, आगे कल क्या होगा थोड़ा सा वो ले लूँगा, 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को भी, बेस्ट लेट हो जाएगा और क्या ही होगा। प्राइस यहाँ तक आया, ऊपर गया है, दोबारा से जब आया है तो इमीडिएट रिएक्शन। अगर ये बायर पिछली बार से स्ट्रांग हो रहा है, कैसे होगा, जितनी पिछली बार खरीदारी की गई होगी दोबारा में उससे ज़्यादा डिमांड जनरेट की गई है। सिंपल थ्योरी है। अगर ये ज़्यादा डिमांड जनरेट की गई है तो प्राइस क्या करना चाहिए, यहीं पे कंसोलिडेट करके हाई ब्रेक कर दे, नीचे आके दोबारा से लौटे, फिर ये हाई ब्रेक कर दे। बस एक ही कंडीशन होनी चाहिए, इस लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए। तो हम लोगों ने क्या किया है, मैंने पहली लाइन क्या कही क्लास की शुरुआत में, हम लोग क्या करते हैं, बायर और सेलर दो ही लोग हैं बाजार में, हम लोग छोटे बायर सेलर हैं, तो हम लोगों को क्या करना है, उन बड़े बायर सेलर को फॉलो करने की कोशिश करनी है। उसमें जो जिस तरफ आपको ज़्यादा स्ट्रांगनेस दिख रही,
उस तरफ ट्रेड करने की कोशिश करनी। और वो स्ट्रांगनेस, वो मजबूती बिल्कुल ताज़ी होनी चाहिए। ताज़ी होने का मतलब क्या है? फ्रेश बायर या सेलर से है। जैसे ये सेलिंग का प्राइस तो पहले दिख रहा था, खूब अच्छी सेलिंग आ रही थी, सारी चीज़ें ठीक थी, लेकिन आज के दिन आपने क्या देखा? आज के दिन तो बाइंग देखी ना, ये पहली कैंडल में, उसके बाद आपने गिरावट भी नहीं देखी, कंसोलिडेशन। तो आपको क्या करना है? मैं सिर्फ इस बायर पे बिलीव कर रहा हूं, तो मैंने क्या कहा? 40,800 का पुट सेल कीजिए। जब मैंने कहा था तो प्रीमियम 230 के आसपास, और कहीं उससे भी ऊपर 228, कुछ लोगों ने 225 देखा हो, जितना भी आप लोगों ने देखा हो। तो आप अपना स्टॉप लॉस कब मान लेंगे? जैसे ही ये बायर ब्रेक कर दे सेलर, तो समझ लेंगे गलत ट्रेड हो गया है। जो अजम्पशन किया था, जिस बायर पे बिलीव किया था, वो बायर उतनी खरीदारी नहीं कर पाया कि मैं सही हो पाऊँ। अगर इतने बड़े बायर का पैसा डूबेगा तो मेरा भी डूब जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। और बड़े बायर, बड़े सेलर हर बार तो पैसा नहीं डुबाते हैं ना। इसीलिए जब भी रिस्क लीजिए, बड़े पैसे पे लीजिए, जिधर आपको दिखे कि मोमेंटम इस साइड है। जब आपको दिखे सेलिंग बहुत तेजी से आ रही है, सेल की, जैसे कल का दिन दिखा ना, क्या मैंने, सिंपल बात तो वही है। अगर खड़े खड़े प्राइस इस लो को ब्रेक करता तो सिर्फ सेलिंग आई है, प्राइस पहले ऊपर गया फिर आके इसको लो को ब्रेक किया, तो बायर को काट के सेलिंग आई है। ज्यादा स्ट्रांग हुआ कि नहीं हुआ? है तो प्राइस का ही रूल, समझदारी की बात है, सिंपल। इस वजह से मैंने क्या कहा, 40,800 का आप पुट सेल करके जा सकते हैं। जितना आपका स्टॉप लॉस आप ले सकते हैं, अगर बड़ा ले सकते हैं तो 40,500 सेल कर दीजिए, छोटा ले सकते हैं 40,600 700 बाई कर लीजिए, 40,500 40,600 बाई कर लीजिए। थोड़ा रिस्क बड़ा रख सकते हैं, 40,200 बाई कीजिए तो आपका रिवॉर्ड बड़ा हो जाएगा। एसएल आपका पहले से प्री डिफाइन है कि 40,800 के नीचे 1 घंटे क्लोज किया तो आप कट, पोजीशन कट। क्यों? जिस बायर पे बिलीव कर रहे हैं, प्राइस वहां उस बायर को ब्रेक कर रहा है, सिंपल, आसान है। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, मैं ऑन करता हूँ।